जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल जाटेश्वर बरूद से आज आपको लेसन 14 एक्चुअली मैंने प्रीवियस क्लास में आपको वीडियो भेजा था, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आ पाई थी और मैंने पूरा लेसन भी कंप्लीट कर दिया था, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। सो मैं आज आपको दोबारा से उसी की मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आपको वो लेसन मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। तो हमने अपना यहाँ तक कंप्लीट किया था कि लेखक ने उसकी वैल्यू केली की जो कीमत आई थी वहाँ के 2.5 रुपये भारत के 7.5 रुपये के बराबर थे। इस चश्मे का एक शीशा हवाई जहाज में निकल गया, जो उसे लगाने के लिए सिर्फ एक कील की ही ज़रूरत थी। जो चश्मा था उसका, जो लेखक का, तो चश्मा कहीं हवाई जहाज में उसका एक शीशा कहीं निकल गया था, जो उसको लगाने के लिए केवल एक ही कील की ज़रूरत थी। लेकिन महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जो था, वहाँ के जो मौका के भारतीय हिंदी अध्यापक थे सुरेश ऋतुपर्ण, उन्होंने बताया था कि मुझे सलाह दी थी कि वहाँ किसी दुकान पर चश्मा ठीक ना कराने दूँ, बहुत महंगा पड़ेगा। अंत में सदानंद शाही ने भारत की अप्रीतम टेक्नोलॉजी जो है, जो बहुत ही फेमस है भारत की, जुगाड़ से उसका मैंने काम चलाया, अपने चश्मे को जुगाड़ से मैंने ठीक किया। मॉरिशस में लगभग सारा सामान बाहर से ही आता है, क्योंकि मॉरिशस में कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पर जो भी सब चीज़ें होती है खाने पीने की, सब चीज़ें बाहर से ही आती है। मॉरिशस हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक प्राकृतिक द्वीप माना जाता है, क्योंकि यहाँ से निकटतम भूखंड मेडागास्कर 500 मील पश्चिम में है। अफ्रीका का पूर्वी समुद्र तट 1265 मील, मुंबई 2875 मील और ऑस्ट्रेलिया का समुद्र तट 3625 मील की दूरी पर है। और यहाँ खाने पीने का सामान भी भारत, अफ्रीका और यूरोप से ही आता है। यहाँ पर जो खाने पीने की जो चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, इसलिए वहाँ से जो भी सब खाने पीने का सामान होता है वो 3 ही देशों से आता है, भारत, अफ्रीका और यूरोप से ही आता है। यहाँ की 90% जो ज़मीन है उस पर यहाँ पर गन्ना ही बोया जाता है। पूरे द्वीप में जहाँ तक दृष्टि जाती है गन्ना ही गन्ना, जो आप पूरे चारों तरफ को आप नज़र घुमा के देखोगे तो आपको वहाँ पर केवल गन्ना ही गन्ना दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर 90% जो ज़मीन है वहाँ पर गन्ना ही बोया जाता है। वहाँ का बेस जो है पूरा गन्ना ही है। आय का दूसरा साधन पर्यटन है। एक तो आपका गन्ना हो गया, वहाँ की जो प्रोडक्शन होता है। दूसरा आय का दूसरा जो साधन है वहाँ पर पर्यटन है, क्योंकि वहाँ पर मॉरिशस ऐसा द्वीप है, वहाँ पर दुनिया भर के सब लोग उस पर घूमने के लिए आते हैं। तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनका दूसरा आय का साधन पर्यटन है। उन्हीं से ही वो अपनी उनसे वो पैसे लेते हैं, उनसे वो आजीविका चलती है। मॉरिशस का नैसर्गिक सौंदर्य ही इतना आकर्षक है कि उसे निहारने के लिए सारी दुनिया से पर्यटक, क्योंकि वो इतना है ही इतना सुंदर है, उसका प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा है कि वहाँ से दुनिया भर में से लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। कभी यहाँ चीनी बनाने की 300 मीलें हुआ करती थी, क्योंकि 90% ज़मीन पर गन्ना होता है, तो यहाँ पर 300 मीलें हुआ करती थी। इतना यहाँ पर गन्ना होता है, इतनी यहाँ पर शुगर बनती थी। अब बड़ी क्षमता वाली 18 ही मिले हैं। अब वे सब जो पहले छोटी हुआ करती थी सब वो मर्ज हो गई हैं, कुछ बंद हो गई हैं, कुछ करके अब 18 क्षमता वाली, मतलब बहुत ताकतवर वाली 18 मिले हैं। इधर वस्त्र और सिलाई का भी उद्योग किया विकसित हुआ है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि के उद्योगपति यहाँ पूंजी लगा रहे हैं। यहाँ पर अब जो है वस्त्र का और सिलाई का भी उद्योग डेवलप हो रहा है, और जो और देश के जो लोग हैं, फ्रांस के, इंग्लैंड के, जर्मनी, जापान आदि के लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। सरकार की ओर से प्रत्येक नागरिक के लिए दवाई और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध है। जो यहाँ की सरकार है वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पर दवाइयाँ और 12th तक की जो स्टडी होती है वो सबके लिए निःशुल्क है। उच्च शिक्षा भी सस्ती है, मतलब अगर आप हायर एजुकेशन पर जा रहे हो तो हायर एजुकेशन भी कंपैरिजन टू और कंट्री के यहाँ पर सस्ती है। यहाँ सबसे गरीब है अफ्रीकी मूल के क्रियोल। जो यहाँ पर सबसे अधिक जो गरीब हैं वो सबसे अफ्रीकी मूल के जो अफ्रीकी
उनके जो क्रियोल है वो है, उनके पूर्वजों को डच और फ्रेंच लोगों गुलामों के रूप में यहाँ लाए थे। इनके जो पूर्वज थे, क्रियोल के जो पूर्वज थे, वो डच और फ्रेंच लोग ही गुलामों के रूप में लेके आए थे। और फ्रेंच क्रियोल अपेक्षाकृत संपन्न है। फ्रेंच क्रियोल से ज़्यादा कंपैरिजन ज़्यादा संपन्न है। खेती का अधिकांश भाग इनके और मुसलमानों के हाथों में ही है। जो वहाँ पर खेती वगैरह का जो भी काम होता है वहाँ पर अधिकतर मुसलमान या ये फ्रेंच लोग ही देखते हैं। मैं मॉरिशस के कुछ गांव में ही गया। गांव तक जाने वाली सड़कें बहुत ही बेहतर है और गांव के छोटे छोटे साफ घर घर साफ सुथरे और सुसज्जित है। जो मैं मॉरिशस का जो गांव था, मैं कुछ ही गांव में, भाई आप पूरे मॉरिशस के गांव में नहीं घूम सकते, तो इसलिए वो कुछ ही गांव में जा पाए। लेकिन गांव तक जाने वाली जो सड़कें थी वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही साफ सुथरी थी और गांव के छोटे से छोटे घर भी बहुत ही साफ सुथरे और सुसज्जित यानी कि बहुत अच्छे तरीके से सजे हुए थे। उनमें टेलीफोन कंप्यूटर की भी व्यवस्था है। बैठकों की परंपरा यहाँ शुरू से ही रही है कि गिरमिटों ने अपने अपने को एकजुट करने और अपने सुख दुख को बांटने के लिए ऐसी बैठकों की शुरुआत की थी कि जिससे कि आपस में लोगों का मेल मिलाप हो, मेल जोल होगा तो अच्छे से लोगों का मेल मिलाप उन बैठकों के माध्यम से ही होता है। यहाँ के अधिकांश लोग अपनी खेती किसानी या व्यापार करते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग अपनी खेती किसानी व्यापार यहाँ के लोग जो हैं अधिकांश या तो खेती करते हैं या व्यापार करते हैं। जिनके पास ज़मीन अधिक है वे वेतनभोगी मजदूर भी रख लेते हैं और जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, जो लोग बहुत ज़्यादा ज़मींदार हैं, तो वे वेतनभोगी मीन्स कि वेतन को भोगने वाले मजदूर, वेतन देकर करने वाले मजदूर वो भी लगा लेते हैं, वो रख लेते हैं कि भाई हमारे पास ज़मीन है, हमारा काम ज़्यादा है, तो आप लोग वो मजदूर भी हायर कर लेते हैं। इन मजदूरों को बिना मुआवजे दिए नौकरी से हटाया नहीं जा सकता। और जो ये मजदूर हैं, कोई अगर सपोज कंपनी में फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कंपनी में फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके लिए अगर उन मजदूरों को अगर हटाना पड़ता है तो उनको बिना धन दिए आप उनको नहीं हटा सकते कि भाई हमें फैक्ट्री बंद करें, तो उनको मुआवजा देना ही पड़ता है। जो वो फिक्स होता है कि कितना अमाउंट आपको देना होता है, तो वो उनको नहीं हटा सकते नौकरी पर। खेत पर सीलिंग नहीं है, फसलों का बीमा होता है। और खेती पर सीलिंग नहीं है, फसलों का बीमा होता है और वहाँ पे फसल जो खेती की जाती है, जो फसल की जाती है उसका भी बीमा किया जाता है। गन्ने की फसल एक बार बो देने के बाद न्यूनतम 60 वर्ष तक काटी जा सकती है। जो वहाँ पर गन्ने की फसल है, वहाँ का ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसी वहाँ की ज़मीन की क्वालिटी है कि अगर एक बार आपने गन्ना बो दिया तो उसको कम से कम 9-7 साल तक हम उसको काट सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार बो दिया, जैसे भारत में एक बार बो दिया तो बो दिया फिर उसको निकाल दिया तो नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा ही बोना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक बार गन्ने की फसल अगर बो दी जाती है तो कम से कम 7 साल तक आप उसको काट सकते हैं। कहीं कहीं तो 12-14 वर्ष तक भी चलती है। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि उस एक ही फसल को 12-14 साल तक भी काट सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 40 टन गन्ना पैदा होता है और जो 1 एकड़ होता है उसमें लगभग 40 टन गन्ना पैदा हो जाता है एक बार की पैदावार में। मॉरिशस के भारतवंशियों में अपने नाम के साथ साथ अपने उस पूर्वज का नाम लगाने की प्रथा है जो पहले इस द्वीप में आया था। जो मॉरिशस में, क्योंकि मॉरिशस में
12 लाख वहाँ की कुल जनसंख्या है। 12 में से 8 लाख तो जो भारतीय ही हैं, 4 लाख बाकी और लोग हैं। तो जो 8 लाख लोग भारतीय वंशी हैं वो अपने नाम के साथ अपने उस पूर्वज का नाम भी लगाते हैं। उसकी प्रथा है जो सबसे पहले मॉरिशस द्वीप पर आया था। नामों के साथ साथ राम गुलाम, जोखू, गंगू, संतोखी, प्रयाग आदि ऐसी प्रकार की संज्ञाएं भी हैं। यहाँ आर्य समाज और सनातन धर्म की संस्थाएं सक्रिय हैं। जो आर्य समाजी लोग हैं और जो आर्य समाजी और सनातन धर्मी लोग हैं उनकी भी संस्थाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। अधिकांश स्थानों के नाम भी भारतीय ही हैं। जो वहाँ के नाम भी हैं वो भी भारतीय लोगों पर ही आधारित है। अधिकतर सारे नाम जो वहाँ पर जिस भी जगह के नाम है वो भारतीय ही हैं। पिता की संपत्ति में कन्या का भी समान अधिकार होता है। जो वहाँ का जो रूल है, जो वहाँ की है, जो पिता की संपत्ति है उसमें लड़की का भी उतने का ही हिस्से बराबरी की हिस्सेदारी होती है जितनी की उसके लड़के की। लड़की भी परिवार के साथ लड़का देखने जाती है। अब लड़की भी जो वहाँ का है, लड़की के लिए अगर लड़का देखा जा रहा है तो लड़की भी परिवार वालों के साथ लड़का देखने जाती है। संयुक्त परिवार अभी तो है पर बिखराव तेजी से शुरू हो गया है कि संयुक्त परिवार का वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, लेकिन अभी संयुक्त परिवार हैं अभी भी थोड़े, पर लेकिन टूटना शुरू हो गया है, बिखराव शुरू हो गया है। सब लोग अकेला एकल फैमिली में रहना, न्यूक्लियर फैमिली में रहना सब लोगों ने पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए जॉइंट फैमिली का टूटना, बिखराव होना शुरू हो गया है। मॉरिशस का कुल क्षेत्रफल 720 वर्ग मील है। 5 शहर है इसके अंदर। कौन कौन से? पोर्ट लुई, बोवासा, क्वात्रे और बोर्नस और बाकवा। बोर्नस और बाकवा। कौन कौन से? पोर्ट लुई, बोवासा, क्वात्रे, बोर्नस, बाकवा। ठीक है। और क्यूरपिप और नबे गांव हैं। जो ये 2 गांव हैं, क्यूरपिप और नबे। शहरों में सबसे बड़ा है पोर्ट लुई। चारों दिशाओं में मॉरिशस के समुद्र तट बहुत ही सुंदर है। और जो ये पोर्ट लुई है ये सबसे बड़ा शहर है मॉरिशस का, बाकी सब उससे छोटे छोटे हैं। मॉरिशस, चारों दिशाओं में मॉरिशस के समुद्र का तट बहुत ही सुंदर। चारों तरफ जब समुद्र का किनारा दिखाई देता है मॉरिशस के तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। और उसमें भी उसके ऊपर सफ़ेद रंग का रेत दिखाई देता है तथा नीला, काला और हरे रंग का पानी। पानी है वहाँ के आने वाले पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है, बहुत केंद्रित करता है। लोग उससे बहुत ही वो लोगों के मन को बहुत भाता है और लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं। समुद्र तटों पर झोवा वृक्ष और आसपास मनोरम वन हैं। जो समुद्र के किनारे हैं उस पर झोवा वृक्ष लगे हुए हैं और मनोरम मन को भाने वाले वन भी हैं। इन वनों में हिंसक पशु नहीं पाए जाते हैं। यहाँ सांप बिच्छू भी नहीं होते हैं। जो ये वन है इन वनों में वाइल्ड एनिमल्स या हिंसक पशु नहीं है। इनमें यहाँ तक कि सांप बिच्छू भी नहीं होते हैं। ब्लू ऑर्चिड के होटल के कमरे का पर्दा हटाते ही शीशे की खिड़की से बाहर का अधिकांश हिस्सा दिखता है। अब जहाँ पर जो लेखक है, जहाँ पे लेखक ठहरे हुए थे ब्लू ऑर्चिड होटल के, तो वो उसका जैसे शीशे से पर्दा हटाते हैं खिड़की से, तो शीशे से वो ट्रांसपेरेंट शीशा लगा हुआ है, तो वहाँ से पूरे मॉरिशस का क्लियर नक्शा दिखाई देता है। पूरा अधिकांश हिस्सा दिखाई देता है। स्वच्छ, हरा भरा, शांत, कोई भीड़ भाड़ नहीं। जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो वहाँ का वातावरण है, जो वहाँ का जलवायु इतनी अच्छी है, इतना सुंदर स्वच्छ पानी है, हरा भरा, शांत, बहुत पीसफुल प्लेस है। कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, ज़्यादा मारामारी नहीं है, तो वो बहुत ही अच्छा प्लेस है। ना सड़क पर ना दुकानों पर लगता ही नहीं कि शहर हो, और ना सड़क पर कोई भीड़, ना दुकानों पर कोई भीड़, और लगता ही नहीं कि यह कोई शहर है। सादे, संतुलित और सौम्य मकान बने हुए हैं जो बहुत ही सादे सुंदर तरीके से बने हुए हैं।
एक या दो मंजिले मकान हैं, केवल कॉम्प्लेक्स भवन ही कुछ ऊंचे हैं। जो कॉम्प्लेक्स वहां पर बने हुए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह, वो ही कुछ ऊंचे हैं। कुछ ही ऊंचे हैं। एक दो मकान ही हैं जो 5-6 मंजिले हैं। एक दो पाम वृक्षों के अलावा वृक्ष भी ऊंचे नहीं हैं। सभी मकानों के बराबर या उनसे छोटे ही हैं। एक दो पाम वृक्ष ही हैं जो ज़्यादा ऊंचे हैं, बाकी वरना सब जो वृक्ष भी हैं वहाँ पर घर के लेवल के अनुसार ही है। जैसे घर एक या दो मंजिले हैं तो पेड़ों की ऊंचाई भी उसी के हिसाब से ही है। ना बहुत ज़्यादा बड़े, वहाँ पर बहुत मकान के बराबर ही वहाँ के पेड़ हैं, या उनसे छोटे भी हैं और कुछ हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाली बत्तियां लगी हुई हैं, जो थोड़ी थोड़ी दूर पर जाओ तो कंट्रोल करने वाली बत्तियां भी लगी हुई हैं। पैदल चलने के लिए फुटपाथ जो सड़क के अनिवार्य हिस्से जैसे लगते हैं। यहाँ कोई हॉर्न नहीं बजाता। सड़क पर इतनी गाड़ियाँ मगर इतना कम शोर। और यहाँ पर हॉर्न बजाने का भी रिवाज नहीं है। यहाँ पर हॉर्न बजाने का भी बिल्कुल कोई हॉर्न नहीं बजाता, सब आराम से चल। जबकि सड़कों पर गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, लेकिन फिर भी कोई शोर नहीं सुनाई देता। सब लोग शांति से चलते रहते हैं। और घरों के आसपास वनस्पति और चार दीवारी की जगह कटी हुई हरी हरी झाड़ियाँ लगी हुई हैं। जो घरों के आसपास की जो वनस्पतियाँ हैं और जो चार दीवारी भी बना रखी है, उसकी वहाँ की जगह कटी हुई हरी हरी झाड़ियाँ लगा रखी हैं। दूर क्षितिज पर छोटी नुकीली पहाड़ियां और तलहटी में हरे भरे खेत है। दूर क्षितिज पर छोटी नुकीली नुकीली पहाड़ियां हैं और तलहटी में जो है घाटी जो है वहां पर हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। पहाड़ियों पर तैरते हुए रुई की फोए जैसे बादल होते हैं। जो वहाँ का पहाड़ियाँ हैं, जो नुकीली पहाड़ियाँ हैं, उन नुकीली पहाड़ियों पर बादल रुई की फोए की तरह तैरते रहते हैं। जैसे रुई का फोया दिखाई देता है कि एक रुई का फोया है, ठीक वैसे ही बादल भी दिखाई देते हैं। मॉरिशस में मौसम भी दो ही प्रकार का होता है। नवंबर से अप्रैल तक का गर्मी और मई से अक्टूबर तक का सर्दी का मौसम होता है। इस छोटे से भूखंड में एक ही समय में भिन्न भिन्न स्थानों पर मौसम का अलग अलग रंग भी दिखता है। और जो इतना छोटा सा भूखंड है तो एक ही समय में अलग प्लेसेस पर अलग अलग मौसम का अलग अलग रंग भी दिखाई देता है। तो ऐसा लेखक ने मॉरिशस का वर्णन किया है। मॉरिशस के बारे में बताया है कि मॉरिशस कैसा हमवतन सा मीन्स कि कैसे हमारे वतन जैसा है। जैसे हमारे यहाँ पे भी खेती वगैरह बहुत की जाती है, तो ऐसे ही गन्ने की खेती की जाती है, तो वहाँ पे भी मॉरिशस में भी ऐसी ही खेती की जाती है। यहाँ पर जैसे हरियाली, खेत, किसान लोग खेती ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ के लोग भी खेती ही पर ही ज़्यादा आधारित लोग हैं। इसलिए लेखक ने मॉरिशस को हम वतन सा कहा है। तो आज ही मैंने आपको ये लेसन पढ़ा दिया। अब इसके मैं शब्दार्थ बताती हूँ। परिदृश्य, चारों ओर का दृश्य। पंक्तिबद्ध, पंक्ति में। असमभूमि, ऊंची नीची जमीन। ध्वलंबी, धर्म को मानने वाला। सामंजस्य, मेल संगति। नजारा, दृश्य। अप्रीतम, अनुपम। पर्यटन, यात्रा, घूमना फिरना। नैसर्गिक, प्राकृतिक। पूर्वज, पूर्व उत्पन्न हुए। अधिकांश, ज्यादातर। अधिक मात्रा, एकजुट, एक साथ जुड़ना। मुआवजा, हानि होने पर दिए जाने वाला धन। अनिवार्य, निश्चित या जरूरी। ठीक है, ये था आपका लेसन। अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस, मौखिक क्वेश्चंस और जो शॉर्ट क्वेश्चंस उनकी पीडीएफ में आपको भेज दूंगी। अब आप देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न कि इस देश में जनसंख्या का दबाव बहुत कम है। तो मॉरिशस की कुल जनसंख्या कितनी है? 12 लाख। कुल जनसंख्या में भारतीय कितने हैं? 8 लाख। शेष लोग कहाँ कहाँ के हैं? क्रियोल, फ्रेंच, चीनी, ये सब लोग वहाँ के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। केले का दाम कौन पूछ रहा है? किसान, मजदूर, लेखक
या उदय प्रकाश? कौन पूछ रहा है? तो लेखक। मॉरिशस की मुद्रा को क्या कहते हैं? टका, रुपया, डॉलर या रूबल? रुपया। मॉरिशस का 1 रुपया भारत के कितने रुपए के बराबर है? 2.5 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो ये आपकी लिखित क्वेश्चन वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बचे हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, यानी कि अपनी तारीफ स्वयं करना। कलेजे पर सांप लेटना, मन ही मन ईर्ष्या होना। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। छठी का दूध याद आना, बहुत कष्ट आना। 5 उंगलियां घी में होना, चारों ओर से लाभ होना। सांप सूंघ जाना, एकदम चुप हो जाना। हाथों के तोते उड़ जाना, बहुत घबरा जाना। तो ये मैंने आपको मुहावरों के सबके अर्थ बता दिए हैं। अब इनके वाक्य प्रयोग आप खुद करोगे, आपको ये खुद लगाने हैं, खुद वाक्य प्रयोग करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रह के विभिन्न रूप। रह मैंने आपको समझा रखा है कि रह के कौन कौन से रूप होते हैं, तो उसकी ये एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो, नहीं तो मैं कल हमारी लाइव क्लासेस होगी तो मैं उसमें आपको करा दूंगी। ठीक है, सो आज का ये हमारा लेसन मौखिक और हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के अलावा बाकी पूरा लेसन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो मैं आपको खोजा की खोज के बारे में बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेसन हम अपना ये करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर मिलूंगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।